अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोनिया रहमान कुरैशी। आप देख रहे हैं द फर्स्ट ब्लास्ट। बहुत हमारे पास ईमेल्स आई आप लोगों की और मैं भी इस प्रोग्राम से बहुत अपना फ़ायदा उठाना चाहूँगी क्योंकि बैंकिंग 101 बैंकारी की आज बात करने जा रहे हैं हम। और मैं उन ख़वातीन में से हूँ, हम इतने शोज़ कर चुके हैं जो हम कहते हैं कि हम आपको एम्पावर करना चाहते हैं कि आप में वो सहूलत दें कि आप अपनी डिसीजंस ख़ुद लें। लेकिन मैं उन ख़वातीन में से हूँ जिनको करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का फ़र्क नहीं पता चलता। मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सालों से बैंकों के साथ रिश्तेदारी है तो गलत एक अमाउंट का चेक भेज दिया। बहुत ही बेवकूफ़ियाँ करती हूँ, इसीलिए हमने सोचा कि एक ज़रूरी है आज ऐसा प्रोग्राम करना जो हम आप लोगों को समझा सकें, मैं भी ज़रा समझ सकूँ कि बैंकारी की किस तरह जाती है, आपके लिए कौन सी बैंकारी सबसे ज़्यादा आपको सहूलत देगी। हम गुफ्तगू में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस्लामी बैंकिंग और रिवायती बैंकिंग में क्या फ़र्क है। दूर मत जाइएगा, स्नीक पीक देखिए और फिर जल्दी से वापस प्रोग्राम में आ जाइए। बैंकिंग बेसिकली इट्स अ शॉप। ऑनलाइन बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, देयर इज अ लॉट। इस्लामी बैंक जो है वो शराकतदारी करता है, बहुत ही जुगाड़ का पैसा होता है। एक है रिबा, एक है सूद, एक है मुनाफा। सूद डेवलप होता रहता है जो कहते हैं कि इस्लाम में हराम है। मुजरिम वो हैं कि जो उनकी उस मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। जितनी चादर है उतना ही चादर। क्रेडिट कार्ड बेसी वांट्स के ऊपर किया गया है, ठीक है ना। बहुत चालाकी है ना, अक्लमंद है। मैं तो कहती हूँ नहूसत हैं क्रेडिट कार्ड्स। रमज़ान से पहले सब अपने पैसे निकाल लेते हैं अकाउंट में से। जी कि जो ज़बरदस्ती ज़कात काटी जाती है, एक तो ये गलत है। जो चीज़ मुझे ठीक लगती है वो तो है लीजिंग। मैं तो बिल्कुल ही डफर हूँ इस मामले में। मुझे तो सेविंग्स और करंट अकाउंट का भी फर्क नहीं नहीं पता है वैसे। अच्छा। वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं हम आज बैंकिंग 101 की बात कर रहे हैं। हम आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके साथ साथ, कि बैंकिंग किस तरह की जाती है। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, दूसरा कॉर्पोरेट बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, इनमें क्या फ़र्क होता है। और अगर लोन्स लेने हों कौन से लोन्स हों, ऑनलाइन बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, देयर इज़ अ लॉट। इसीलिए आज हमने दावत दी है स्टूडियो में यूसुफ इब्नुल हसन साहब को। अस्सलाम वालेकुम। आपके बहुत क्रेडेंशियल्स हैं यूसुफ साहब, आप बहुत सीनियर बैंकर हैं और आप अब पढ़ा भी रहे हैं, सो एकेडमिकली एज़ वेल। तो आई थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन टू टॉक टू। अगर मैं आपसे और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम लिया और आए हमारे पास। मैं ये आपसे पूछना चाहती थी, अगर मैं सिंपली आपसे ये पूछ लूँ कि बैंकिंग का क्या मतलब है। बैंकिंग एक बेसिकली सर्विस टू द मनी। सही है। एंड रिलेटेड ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज विद द मनी। सही है। मीटिंग द मनी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेट वे। ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी इंसान एक शख्स के लिए और एक कंपनी के लिए भी और एक कम्युनिटी के लिए भी और एक पूरे मुल्क के लिए भी और एक पूरे रीजन के लिए भी मनी रिक्वायरमेंट जो होती है वो बैंकिंग के थ्रू होती है। सही है। और बैंकिंग बेसिकली इट्स अ शॉप दैट सेल्स द मनी एंड दैट बाइज द मनी। अब आप उसमें अपना पैसा जो आपके पास सरप्लस पैसा है वो आप बैंक को बेच दें और अगर आपको पैसा चाहिए तो आप बैंक से पैसा खरीद लें। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा समझा दिया। पहली दफ़ा में समझ में आ गया कि एक दुकान है जिससे आप पैसे खरीद भी सकते हैं और पैसे बेच भी सकते हैं। और अगर इसके अलावा ये है कि ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं, ऐसी किसी दुकान पे आप जाते हैं, हार्डवेयर की दुकान पे, वो आपको हार्डवेयर का स्टफ भी बेचता है और साथ साथ आपसे ये कहता है मैं इसको आके लगा भी दूंगा। तो बैंकर का काम क्या है? बैंकर इज़ क्लोज टू अ कम्युनिटी। बेसिकली बैंकर जो है वो फैमिली मेंबर है जो आपकी ज़रूरियात को समझता भी है और आपकी ज़रूरियात को पूरा भी करता है, पैसे के हिसाब से भी और अपनी लियाकत एंड इट्स एक्सपीरियंस। सही है। बैंकिंग बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें अंडर वन रूफ ऑल द मॉनेटरी सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर ऑल काइंड ऑफ कस्टमर्स। ठीक, ये तो समझ ये है बैंकिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, इनमें क्या फ़र्क है? देखें, फ़र्क मुख्तलिफ सर्विसेज का है। जैसे आप कहते हैं, देखें कॉर्पोरेट बैंकिंग या कंज्यूमर बैंकिंग, ये बैंकिंग के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। सही। दुनिया में दो बैंकिंग के सिस्टम हैं। एक है कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम जो कि इकोनॉमी को फीड करता है,
एक है इस्लामिक बैंकिंग जो कि एक नया वो है जो कि सोशो इकोनॉमी को फीड करता है। सही। कन्वेंशनल बैंकिंग में ज़्यादा जो काम है वो ये है कि आप मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। मसलन आप यूनिवर्सिटी बैंक है, मर्चेंट बैंकिंग है, तिजारत है, उसके बाद कॉर्पोरेट बैंक एंड कंज्यूमर बैंक। तो ये हो जाता है कि कंज्यूमर बैंक छोटे सर्विसेज हैं, ये छोटे कर्जे, छोटी पैसे की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट में फिर आप जाते हैं मेगा इवेंट्स आ जाते हैं जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, फिर मेगा क्लाइंट्स आ जाते हैं जिसके अंदर बड़े क्लाइंट्स हैं, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं। बैंकिंग बेसिकली इन तमाम चीज़ों को देख के की जाती है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग में या कंज्यूमर लोन्स में ये होता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, गाड़ी से लेके रेडियो तक की ज़रूरत है, लोन से लेके क्रेडिट कार्ड तक की ज़रूरत है। ये तमाम छोटी छोटी ज़रूरत हैं जो कि आपके रिटेल बैंकिंग में आ जाती हैं। कंज्यूमर फाइनेंसिंग रिटेल में आ जाता है। जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो आप होलसेल में आते हैं, आप प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, आप सिंडिकेशन में जाते हैं, आप कंसोर्शियम में जाते हैं। फिर आप वो रकमें जो आपके पास आती हैं उन रकमों की आप प्लेसमेंट्स करते हैं, उनके ऊपर आप इंटरेस्ट बाय करते हैं, इंटरेस्ट सेल करते हैं। ठीक है ना। बेसिकली अब आप जब आते हैं मर्चेंट बैंकिंग के अंदर, तो मर्चेंट बैंकिंग के अंदर आप प्री IPOs में जाते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जाते हैं, गारंटीज रेस करते हैं, प्रोमिसरी नोट्स रेस करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्ले करते हैं, जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को लेके चलती है, स्पेसिफिक पर्पस बैंकिंग है। अब हम आते हैं दूसरी टाइप की बैंकिंग। ये तो कन्वेंशनल बैंकिंग मैंने आपको बता दी ना। अब हम आते हैं दूसरी टाइप की बैंकिंग जो कि इस्लामी बैंकिंग कहलाती है। ठीक है ना। अब इस्लामी बैंकिंग क्या है? इस्लामी बैंकिंग शॉप नहीं है, इट्स अ सर्विस सेंटर। यहाँ पर पैसा सर्विस किया जाता है। इन दोनों सिस्टम को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि लैंडिंग क्या है और फाइनेंसिंग क्या है। सही। लैंडिंग इज अ लायबिलिटी, फाइनेंसिंग इज एन इक्विटी। यानी लैंडिंग जो है वो एक उधार है। बिल्कुल बिल्कुल। और फाइनेंसिंग क्या है? फाइनेंसिंग शराकतदारी है। ठीक है ना। इस्लामी बैंक जो है वो शराकतदारी करता है। शराकतदारी किस बुनियाद पे करता है? आपकी रेपुटेशन पे, आपकी कारगुजारी के ऊपर, आपके तजुर्बे के ऊपर, आपकी हुनरमंदी के ऊपर। इस्लामिक बैंक में स्पेसिफिक पर्पस यानी ख़ास मकसद के लिए फाइनेंसिंग की जाती है। यहाँ पर पैसा जो रखने आता है उससे पैसा ही रखने नहीं आता, बल्कि इस्लामी बैंक देखता है कि इसकी बचत की आदत भी है कि नहीं है। फिर यहाँ सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो ये पैसा लेके आ रहा है क्या वो साफ़ पैसा भी है कि नहीं है, ये सबसे पहले देखा जाता है। कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर यानी रिवायती बैंकिंग के अंदर ये खास बात है, वो ये नहीं देखा जाता। वो कहते हैं पैसा आ रहा है, लगना है, पैसा कमाना है, कुछ इनको देना है, कुछ इनको देना है। कन्वेंशनल बैंकिंग में ज़्यादा रिस्क कौन लेता है? ज़्यादा रिस्क डिपॉजिटर मैं और आप लेते हैं। सही, बिल्कुल। बैंकर अपना रिस्क नहीं लेता। बैंकर अपने कैपिटल को उठा के मरकजी बैंक में रख देता है, सेंट्रल बैंक के अंदर रख देता है। इस्लामिक बैंक में ये नहीं होता। इस्लामिक बैंक में बैंक जो है वो काम जब करता है वो करता है कि हम मैनेजमेंट फ़ीस लेंगे, जो भी हम मुनाफा कमाएंगे उसमें हम एक 10% या 12% मैनेजमेंट फ़ीस लेंगे और 90% हमने बांटना है। अब बांटते किस तरीके से? अच्छा, यहाँ मैं आपको रोक सकती हूँ क्योंकि वक्फे का भी टाइम आ गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कुछ गुफ्तगू चल रही है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, दूर मत जाइएगा, वापस जल्दी से आ जाइए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जैसे कि आप जानते हैं हम बैंकिंग 101 की बात कर रहे हैं और हम इनफराती एज़ वेल एज़ इज्तिमाई बैंकिंग की बात कर रहे हैं। यूसुफ साहब, आप इस्लामिक बैंकिंग हमें समझा रहे थे और आप कह रहे थे कि फ़िलासफ़ी और फ़लसफ़ा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी, अब मैं जब जिक्र कर रहा था, मैंने आपसे जो अर्ज़ करनी थी वो ये थी कि जब हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं तो इस्लामिक बैंकिंग हुनरमंदी के अंदर जाता है। वो तो आपने समझा दिया, मैंने आपको बता दिया। लेके जिस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लामिक बैंक में जो मुनाफा है, मुनाफे की बात मैं आपसे कर रहा था। मुनाफा जो है वो मुनाफा आपकी बचत के हिसाब से होता है, यानी आपका वॉल्यूम ऑफ सेविंग आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट देता है, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट देता है। यानी
آپ نے 10 रुपए जमा किए, मैंने 20 रुपए जमा किए, इन्होंने 30 जमा किए, उन्होंने 40 जमा किए, हमें 10 रुपए मुनाफा हुआ. तो आपको 1 रुपया मिलेगा, मुझे 2 रुपए मिलेंगे, इनको 3 रुपए मिलेंगे और उनको 4 रुपए मिलेंगे. सही. तो ये आपकी बचत को बढ़ाता है. जितनी बचत करोगे उतना मुनाफा होगा. जबकि जब आप कन्वेंशनल बैंक में जाते हैं तो वो मुनाफा जितना कमाए, आपको ये नहीं मालूम कि बैंक ने कितना मुनाफा कमाया है. तो आपको एक 10% दे दिया जाता है, तो 10% के बाद का मुनाफा कहाँ गया? तो ये एक अजीब सी मुबहम सी सिचुएशन हो जाती है कि जिसके अंदर खातेदार को ये मालूम नहीं होता, यानी कस्टमर को ये मालूम नहीं होता कि मेरा पैसा कहाँ लगा, कैसे लगा, उस पैसे का रिटर्न क्या आया और अब मुझे क्या मिलेगा. तो ये है दोनों बैंकों का. अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से कि मुनाफे में और सूद में फिर क्या फ़र्क है? क्योंकि आप नॉर्मल अगर अकाउंट में डालते हैं पैसे, ख़ास तौर पे सेविंग्स अकाउंट में, तो फिर वो सूद डेवलप होता रहता है जो कहते हैं कि इस्लाम में हराम है. तो ये मुनाफा फिर कैसे इजाज़त? देखिए, मुनाफा मैंने आपको बताया, सूद दरअसल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर निकाला जाता है. सही. आपको इससे कोई मतलब नहीं कि आपका क्या मुनाफा हुआ है. आपने 1000 रुपए जमा किए, 1000 रुपए लगाए, मैंने आपसे कह दिया देखिए जी मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ, आपने मुझे 10% अदा करना है. ये हो गई पैसे की कीमत. सही. ठीक है. अब आपने ये कहा कि जनाब मुझे तो आपने 10% देना है, मुझे मुनाफा हुआ 5%, तो अब मैं 5% कहाँ से दूंगा? अपने कैपिटल में से निकाल के दूंगा. सही. ठीक है ना. सही. जब आप मुनाफे की तरफ जाते हैं तो मुनाफे को जब आप पैसा लगाते हैं और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपकी सेल प्रोसीड्स आती हैं. सेल प्रोसीड में से आप प्रिंसिपल अमाउंट को बाहर निकालते हैं और आपके पास एक मुरक्कब मुनाफा यानी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. बिल्कुल. ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अपना खर्चा निकालते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आता है. अब ये नेट प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से आपको शेयर करना पड़ता है. आपने 10% इन्वेस्टमेंट किया है इसमें तो आपको 10% मिलेगा, मैंने 20% किया है तो मैंने 20% किया है. अच्छा, सूद के मुतालिक मैं आज आपको एक बात बता दूं. सूद बेसिकली इस वजह से हराम नहीं करार दिया गया है कि कोई इस पे 10% लग रहा है, कोई 15%, नहीं, इस वजह से नहीं है. सूद दरअसल एक गारंटी है पैसा देने की कि मैंने ये पैसा आपको देना है, मैं मरूं या जीऊं, मैंने आपको पैसा देना है और 10% देना है. तो सूद हो गया शिर्क. और ये शिर्क क्या है? वो शिर्क ये है कि आपने अल्लाह तबारक ताला के सामने अपनी हैसियत नाउज़ुबिल्लाह मिना उनके म्यार के मुताबिक खड़ी कर दी. यानी आपने ये पैसा देना ही देना है. आपको क्या मालूम है कि इस दरवाजे से बाहर आप निकलेंगे तो आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मगर आपने एक वादा कर लिया है. वादा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और किसी के लिए नहीं है. तो आप जब सूद लेते हैं तो आप शिर्क करते हैं. चूँकि आप अल्लाह ताला के सामने एक ऐसी हैसियत में खड़े हुए हैं कि आप नाउज़ुबिल्लाह मिना अल्लाह ताला के बराबर ताकतवर अपने आप को समझ रहे हैं. तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने उसके खिलाफ अपने ऊपर जहाद फ़र्ज किया है. तो अब जब आप सूद में जाते हैं तो आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आते हैं. इसी खौफनाक नोट पर जी जाके एक सेगमेंट शूट किया गया है और एक्सपर्ट से बात की है इन चीज़ों के फ़र्क के बारे में, इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग. उनके भी कमेंट सुनते हैं और फिर जल्दी से वापस आके आपकी खौफनाक बातें मज़ीद हम सुनते हैं. इंटरेस्टिंग बात यूसुफ साहब बहुत ये है कि मैं ये हमेशा समझती थी कि सूद इसलिए मना है क्योंकि बीच में जो लोग आ जाते हैं जो सूद लेते हैं, जैसे अगर गरीबों से आपने कहा कि मुझे 10 रुपए दे दो तो कब 20 रुपए वापस लूँगा, तो आई थॉट कि वो एक सोसाइटी में जो एक क्रूअल्टी फैलती है इसकी वजह से. रियली इंटरेस्टिंग. छोटा सा सेगमेंट देखिए, फिर ब्रेक के बाद प्लीज़ ज़रा वापस आ जाइए शो में. दीन में बाज़ उसूल होते हैं और फिर उन उसूलों की एप्लीकेशन होती है. उसूल हम बयान करेंगे, आप बयान करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन में आप मुझ पर छोड़ देंगे कि मैं ये फ़ैसला करूं कि क्या चीज़ मेरी मजबूरी है क्या नहीं है. देखिए, एक बात तो अच्छी तरह से जान लें कि हमारे दीन में कोई चीज़ भी नाजायज़ बग़ैर वजह के करार नहीं दी. जो मौजूदा इस्लामिक बैंकिंग, मजबूर हूँ मैं कि मैं ये एक्सप्रेशन इख्तियार करूँ, राइज है, इसमें बाज़ चीज़ें अच्छी हैं और बाज़ चीज़ें बुरी हैं. जो चीज़ मुझे ठीक लगती है वो तो है लीजिंग, यानी अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है और किराए को जायज़ करार दिया है. लेकिन एक और प्रोडक्ट है कि जो हमारे यहाँ मौजूदा इस्लामिक बैंकिंग में बहुत पॉपुलर है.
ہمارے اچھے علماء مولانا تقی عثمانی کے لیول کے اس کے بارے میں بہت کمفرٹیبل نہیں ہے، اور وہ ہے مرابحہ. وہ ہمارے نزدیک ناجائز ہے، بالکل سود ہے. مرابحہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ کو یہ کہا کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپے نہیں دے رہا، بلکہ 10 لاکھ روپے کی میں آپ کو چاول دے رہا ہوں. یہ ہیں تو 10 لاکھ روپے کے آج مارکیٹ میں، مگر میں آپ کو 12 لاکھ میں دے رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ سہولت دے رہا ہوں کہ آپ یہ 12 لاکھ روپے مجھے 6 مہینے بعد دیں. تو ہمارے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے سود کے، کہ آپ نے بجائے اس کے کہ 10 لاکھ کا لون دے کے 6 مہینے بعد 12 لاکھ واپس کیے، آپ نے کہا جی ہم آپ کو 10 لاکھ کے چاول دے رہے ہیں، اور اس کی قیمت اب 10 لاکھ نہیں ہے 12 لاکھ ہے، اور یہ 12 لاکھ آپ ابھی ادا نہیں کریں گے، آپ 6 مہینے بعد کریں گے. تو ہمارے ہاں موجودہ اسلامک بینکنگ میں بہت ہی زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے اس مرابحہ کے پروڈکٹ پر، کہ جو ہمارے نزدیک سود ہی ہے. تو ہمارے ہاں اصل میں جو ایک بڑی پرابلم ہوئی کہ لوگوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ پاپولر ہو گئی کہ سود دینے والا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے. سو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر کچھ لوگ واقعی یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں، اور ان کو ان کی مجبوری کی وجہ سے کوئی اور آلٹرنیٹیو بھی نہیں مل رہا، ایسا متبادل انتظام کے جس میں وہ اپنی ضرورت اور مجبوری کو پورا کر سکیں، اور وہ موجودہ نظام میں چنانچہ کسی سودی پروسیس کے تحت لون لیتے ہیں، تو وہ مجرم نہیں ہیں، بلکہ مجرم وہ ہیں کہ جو ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کریں یوسف صاحب سے. یوسف صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا سود اس لیے منع ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ وہ شرک کے وہ برابری میں آتا ہے. تو ذرا الیبوریٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں، ہاں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے ربا، ایک ہے سود، ایک ہے منافع. صحیح. ہم